अब आ जाओ पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे एक्सप्लेन फोर कैरेक्टरिस्टिक्स नीडेड फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू बी सक्सेसफुल। चार कैरेक्टरिस्टिक बता दो यार। ये क्वेश्चन आपके पास ना भाई, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास होता है भाईजान जेनेरिक क्वेश्चन। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं जेनेरिक क्वेश्चन। ये मैंने आपको बताया सारी कि एक आपके पास एक सवाल आएगा पेपर में जेनेरिक। ठीक है, ये मैं आपको पहले सारी बातें क्लियर कर चुका हूँ कि इस पेपर में एक जेनेरिक होगा। जेनेरिक का मतलब बिजनेस का नाम नहीं लिखा हुआ, कहीं भी ईटी नहीं लिखा हुआ। तो अब आपने केस के बगैर इसको आंसर करना है। यहाँ पर क्या टेस्ट होता है आपके पास, यहाँ पे आपको नॉलेज का एक पॉइंट होता है और एक एनालिसिस का पॉइंट होता है। तो चार आपसे पूछे मैं, यानी कि चार नॉलेज चार एनालिसिस के पॉइंट्स। अब वो कह रहा है चार कैरेक्टरिस्टिक बता दो नीडेड फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू बी सक्सेसफुल, के एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चीजें करना पड़ती हैं। ठीक है, तो ये कुछ लिखे में बातें तो बहुत सारी हैं। कुछ बातें हम डिस्कस कर लेंगे, कुछ हम पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट लिख लिया मैंने कहा कि भाई एंटरप्रेन्योर को क्रिएटिव होना चाहिए। अब देखो ये ब्लू से लिखा है क्रिएटिव, यहाँ पर एक नॉलेज का नंबर मिल गया। अब आगे मैं उसको समझा रहा हूँ ना, दिस इज एनालिसिस, तो ये मुझे सेकंड मार्क जब मिलेगा। कहते हैं एंटरप्रेन्योर शुड बी एबल टू फाइंड न्यू एंड डिफरेंट वेज टू डिफरेंशिएट हिज प्रोडक्ट फ्रॉम राइवल्स विच में अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। ये क्रिएटिविटी को एक्सप्लेन कर दिया, तो उसके दूसरा नंबर मिल गया, दो नंबर आ गए। अगला कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या लिख लिया कि भाई सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। क्या मतलब हुआ ये समझाओ। An entrepreneur should have a strong belief in his ability and ideas to convince others, such as customers, to buy his product। उसको कन्विंस कर सकता हो, ये बात हमने लिख ली। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पर आ जाओ, हार्ड वर्कर लिखा है। ही शुड बी रेडी टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स व्हेन नीडेड टू मेक बिजनेस सक्सेसफुल। ठीक है, ये बात बता दी। रिस्क टेकर होना चाहिए। एन एंटरप्रेन्योर शुड बी विलिंग टू टेक द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग हिज मनी टू अर्न प्रॉफिट। ये रिस्क टेकर हो गया हमारे पास। ठीक है, ये कुछ बातें हो गई। और भी हम बातें डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। मिसाल के तौर पर हम बोल सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेटर होना चाहिए इसको। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि हमेशा पॉजिटिवली सोचे बिजनेस के बारे में। ठीक है, नेटवर्किंग अच्छी करने वाला हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज हो, रेजिलियंट हो, मतलब मल्टीटास्किंग करने वाला हो। ये पॉइंट भी मैंने नहीं लिखा, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप फर्दर लिख सकते हैं। समझ में आ गई। तो चार हमने लिख लिए और उसको एक्सप्लेन कर दिया। 8 नंबर आपको इस सवाल में आराम से मिल सकते हैं। अगले पार्ट पर आ जाओ। कह रहे कंसीडर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार्टिंग अप ईटी एज ईदर एन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। अब देखो यहाँ पे बिजनेस का नाम आ गया तो ये जेनेरिक क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे बिजनेस का नाम आ गया तो ये जेनेरिक क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये बता रहा है कि भाई आप बताएं, कंसीडर करें एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग अप ईटी एज ईदर एन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस और एज अ लिमिटेड कंपनी। विच शुड जेन एंड जारा चूज, जस्टिफाई योर आंसर। अब आपको अपने अपने आंसर को जस्टिफाई यहाँ पर करना होगा। अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस का एक पैराग्राफ दिया हुआ है, लिमिटेड कंपनी का दिया हुआ है और एंड में आपको रिकमेंडेशन करना है। अब देखो, बस फौरन एक आपको रिकैप कराने के लिए दोबारा मैं यहाँ पर आता हूँ। मैंने आपको बताया था कि यार देखो ये जो हमारा पार्ट बी होता है ना, उसमें लेवल बेस्ड मार्किंग होती है। लेवल बेस्ड मार्किंग का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि लेवल 1 में कितने 3 नंबर होते हैं, लेवल 2 में 5 से लेकर 7 तक होते हैं और 8वां नंबर एप्लीकेशन का होता है, लेवल 3 में 9 10 11 और 12वां नंबर एप्लीकेशन का होता है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि देखो ये पूरा उस दिन क्लास में हम समझ चुके थे, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अगर किसी को कन्फ्यूजन होगी तो वो पूछ लेना, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है हमारे पास 1 2 3 3 नंबर, 3 पॉइंट स्टेट करने के। ठीक है, और एक एप्लीकेशन कर दी, चौथा नंबर उसका। उन पॉइंट्स को जब डेवलप करोगे आप तो आपको लेवल 2 के नंबर मिलना शुरू हो जाएंगे। और एप्लीकेशन भी करोगे तो 8वां नंबर उसका मिल जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि सेम एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं, 2 पैराग्राफ हो चाहे 3 पैराग्राफ हो, सेम एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं इसमें। लेकिन जब आप कंक्लूजन पे आएंगे, जब आप अपना इवैल्यूएशन करेंगे, तो 3 नंबर इवैल्यूएशन के वहां पर आपको डिफरेंट एप्लीकेशन यूज करना है। जो आपने इवैल्यूएशन करना होता है वो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में करना होता है कि इस बिजनेस के लिए क्या फायदेमंद चीज़ है। ठीक है, और वहां पर आपको डिफरेंट एप्लीकेशन यूज करना पड़ती है। ठीक है, तो यानी कि दो डिफरेंट एप्लीकेशन आपको सवाल में आपके पास होनी चाहिए। अब आ जाओ इस पर। अब उसने पूछा एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज बता दो, तो मैं हर पैराग्राफ में यही करूंगा। अब मैंने यहाँ पर लिखना शुरू किया। सबसे पहला मिसाल के तौर पे मैं यहाँ उसको कहता हूँ कि भाई अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस का क्या, मैंने कहा पार्टनर्स है फुल कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। ये लेवल 1 का नंबर मुझे दे देगा कि फुल कंट्रोल है पार्टनर का। अब लेवल 2 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा दिस मीन्स दैट शेयर्स ऑफ ईटी विल बी स्प्लिट बिटवीन जेन एंड जारा सो दे डोंट हैव टू कंसल्ट एनीवन व्हाइल मेकिंग डिसीजंस। ठीक है भाई, सिर्फ इन दोनों के दरमियान स्प्लिट होंगे तो उनको किसी को कंसल्ट नहीं करना है। लेवल 2 का नंबर मिल गया। हाउएवर
देयर इज, मैंने कहा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पर क्या है भाई, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। दिस मीन्स दैट इन केस ईटी सफर्स अ लॉस बोथ एक्टर्स, अभी एक्टर्स जो मैंने लिख लिया ना यहाँ पर, ये देखो ये मैंने केस से वर्ड उठाया है, एक्टर्स जेन एंड जारा, तो ये मेरी सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन बन गई है यहाँ पे। विल लूज ऑल देयर पर्सनल पोजीशंस, उनकी सारी पर्सनल पोजीशन जो है वो चली जाएगी। तो ये मैंने एक नुकसान भी बता दिया और उसको डेवलप भी कर लिया, तो मुझे यहाँ लेवल 2 का नंबर मिल जाएगा। यानी कि मैं यहाँ अब तक ना, मैं अगर देखूँ तो मैं 6 नंबर स्कोर कर चुका हूँ। अब कैसे कर चुका हूँ ये मैंने आप लोग को वैसे क्लास में बात बताई थी, अगर कन्फ्यूजन होगी तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। 6 नंबर इस तरह से मिल गए कि एक एप्लीकेशन भी आ गई है और दो मैंने जो पॉइंट स्टेट किए थे उनको एक्सप्लेन भी कर लिया। तो ये थोड़ा सा मार्किंग का मैंने आपको बताया भी था, बड़ी लंबी चौड़ी दोबारा डिस्कशन हो जाएगी अगर मैं इस पर दोबारा जाऊँगा। तो आई होप आपको समझ में आ गई हो, अगर नहीं आई तो मुझे बता देना, मैं दोबारा इसको समझा दूंगा आपको कि किस तरह से हमने 6 नंबर स्कोर कर लिए। अब आगे आ जाओ, लिमिटेड कंपनी, यहाँ पर हम आ जाते हैं दोबारा। अब इसमें मैंने बता दिया कि ओनर्स एंड बिजनेस आर सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, ये इसका एडवांटेज बता दिया, लेवल 1 का नंबर मिल गया। आगे कहते हैं दिस मीन्स दैट इफ एनी ऑफ द एक्टर, अब दोबारा मैं एक्टर को यूज कर रहा हूँ, एक्टर पासिस अवे बिजनेस विल कीप ऑन ऑपरेटिंग, ये कोई भी बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया तो बिजनेस चलता रहेगा हमारा, ये मैंने उसको डेवलप कर लिया, लेवल 2 का नंबर। अब देखो एक्टर ऊपर भी लिखा नीचे भी लिखा, अब मैं कह रहा हूँ अब डाउन साइड बता रहा हूँ, हाउएवर देयर इज लेस सीक्रेसी, सीक्रेसी नहीं होती भाई, आपको अपने अकाउंट्स अपने बताना पड़ेंगे लोगों को जाके, जितने इन्वेस्टर्स हैं आपकी कंपनी में। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक बंदा इन्वेस्टमेंट करे, अनस ने इन्वेस्टमेंट की हुई है हमजा के और मुस्तफ़ा के बिजनेस में, और अनस बोले यार कोई टेंशन नहीं है, बस जितना हो है दे देना, नहीं भी तो कोई मसला नहीं। अनस तो भाई बोलेगा मुझे बता के रखो कितने पैसे आ रहे हैं क्या हो रहा है, मुझे मैं इन्फॉर्म्ड होना चाहूँ प्रॉपर, ठीक है, तो ये बात होती है। तो कह रहा है हाउएवर देयर इज लेस सीक्रेसी एज अकाउंट्स आर नॉट प्राइवेट, सीक्रेसी नहीं है क्योंकि अकाउंट्स प्राइवेट नहीं है ना लिमिटेड कंपनी। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ दिस वे, राइवल थिएटर्स, जो आपके राइवल्स है ना, कॉम्पिटिटर्स, उनको डेटा मिल जाएगा आपका, मे एक्सेस दी अकाउंट्स एंड कम अप विद स्ट्रॉन्ग कंपीटिंग स्ट्रेटेजीज, वो आपकी कंपीटिंग स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं और आपको नुकसान दे सकते हैं क्योंकि हर चीज़ आपकी पब्लिक है। अब मैं रिकमेंडेशन उसको दे रहा हूँ, देखो अब मैं रिकमेंडेशन पर आया तो मुझे बताना है कौन सा ऑप्शन बेहतर है और ये भी बताना है कि दूसरा क्यों बेहतर नहीं है। देखो ये दोनों बातें करना पड़ती हैं। मैंने लिखा आई थिंक ईटी शुड बी एन इन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, मैंने कहा इसको अनइनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए, यानी कि पार्टनरशिप के तौर पे ऑपरेट करे। क्यों बिजनेस, बिकॉज, अब देखो मैंने तो बिकॉज ऐसे लिख दिया, आप लोग एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना। इट इज ईजी टू सेटअप द पार्टनरशिप देन फॉर्मिंग अ कंपनी, मैंने इसका पॉजिटिव बता दिया कि सेटअप कॉस्ट इसकी जो है ना वो आसान होती है। प्लस जेन एंड जारा विल कीप ऑल द प्रॉफिट दैट में अलाउ देम टू ग्रो देयर बिजनेस, प्लस जो उनके पास प्रॉफिट भी सारा आएगा वो इन्हीं के पास आता रहेगा। अगर कंपनी बना लेंगे तो और लोगों को भी शेयर देना पड़ जाएगा तो कम रहेगा, तो आगे एक्सपेंशन मुश्किल हो जाएगी। अब मैं बता रहा हूँ लिमिटेड कंपनी का क्या मसला है। मैंने कहा फॉर्मिंग अ लिमिटेड कंपनी में रिक्वायर मेनी लीगल रिक्वायरमेंट्स, उधर भाई बहुत लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, विच में इंक्रीज द कॉस्ट फॉर अ थिएटर दैट हैज़ अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 100 ओनली। अब ये देखो मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में भी बता दिया कि यार एक छोटा सा बिजनेस है जिसकी सिर्फ ये 100 कैपेसिटी है, वो इतना लीगल रिक्वायरमेंट में क्यों जाए। हाँ भाई बहुत बड़ा कुछ सेटअप बनाया हुआ है हमने तो फिर ठीक है, समझ में आने वाली बात है कि आप ये फॉर्म कर लें कंपनी और उस तरफ चले जाएं, लेकिन इस बिजनेस के लिए डजेंट मेक सेंस, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट डन, पार्ट 1 हमने कर लिया। ये आराम से आप इस क्वेश्चन में अगर इस तरह लिखें तो यू कैन स्कोर 11 मार्क्स, 11 12 भी आ सकते हैं, 11 to 12 भी आप लेवल 3 पर लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट आ जाओ, कह रहे हैं एक्सप्लेन वन बेनिफिट, सॉरी एक्सप्लेन वन बिजनेस ऑब्जेक्टिव फॉर ईटी एंड वन अदर ऑब्जेक्टिव दैट इज सोशल एंटरप्राइज। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, एक ईटी काम कर रहा था, ईटी ने सुबह का टाइम अपना जो मॉर्निंग वाला टाइम था वो डे केयर को दे दिया था कि भाई जो लोग पेरेंट्स काम करते हैं उनके बच्चों को 5 साल की उम्र तक के बच्चों को वो संभाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हमने ये बात की थी कि दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ये आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन वन बिजनेस ऑब्जेक्टिव फॉर ईटी एंड वन अदर ऑब्जेक्टिव दैट अ सोशल एंटरप्राइज लाइक डे केयर माइट हैव, सही है। अब ये देखो वो जेनेरिक वाली बातें सारी खत्म, अब सारे क्वेश्चंस आपके इन कॉन्टेक्स्ट होंगे, यानी कि आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगी। मैंने आपको ये बात बताई थी कि यार इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। नॉलेज, यहाँ पे 2 ऑप्शन वाला सवाल है ये आपके पास, तो आपको क्या करना है, नॉलेज एप्लीकेशन, फिर उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस मैं आपको बता चुका हूँ, आउटकम काफ़ी प्रैक्टिस हम पेपर 1 में कर चुके हैं एनालिसिस की, और फिर फर्दर एनालिसिस करना है कि फिर उससे क्या रिजल्ट निकलेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने लिखा कि ईटी का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है। अब देखो हमने बातें की थी कि बहुत सारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, सर्वाइवल भी हो सकता है कि भाई नया बिजनेस है, हो सकता है वो कह के सर्वाइव कर जाऊँ किसी ना किसी तरीके से, इस टाइम को गुजार लूँ।
ग्रोथ भी हो सकता है, लेकिन ग्रोथ लेस लाइकली है, भी नया नया बिजनेस है, मार्केट शेयर बढ़ाना भी बाद में हो सकता है, अभी नहीं हो सकता ये, लेकिन ये सारे रीजंस होते हैं, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। अब एक्सप्लेनेशन में आ जाओ। मैंने लिखा जेन एंड जारा आर ऑपरेटिंग इन द प्राइवेट सेक्टर। देखो ग्रीन कलर से लिखा, ये एप्लीकेशन होगी, ठीक है। ये इसका एक नंबर मिल गया, इसका दो नंबर मेरे पास अब तक आ चुके हैं। अब मुझे एनालिसिस और फर्दर एनालिसिस करना है, तो अब मैं लिख रहा हूँ, सो देयर ऑब्जेक्टिव वुड बी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एज इट, क्या लिखा है मैंने, सो देयर ऑब्जेक्टिव वुड बी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है। बस यहाँ तक लिखना चाहिए, देयर ऑब्जेक्टिव वुड बी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एज इट इज ऑपरेटिंग इन द प्राइवेट सेक्टर में लिखना शायद चाह रहा हूँ, इसको बस यहीं तक लिख लो, एज देयर ऑब्जेक्टिव वुड बी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है। आगे, दिस विल हेल्प पार्टनर्स, ये पार्टनर्स को हेल्प करेगा टू एक्सपेंड थिएटर सीटिंग कैपेसिटी फ्रॉम 100। अब देखो यहाँ पर मैं दोबारा 100 वाली बात लिख रहा हूँ ना, तो एक एप्लीकेशन काउंट हो चुकी है, तो अगर मैं और भी एप्लीकेशन दे रहा हूँ तो उसका कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं। मैंने कहा उससे वो अपनी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, प्लस हायर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट विल इनकरेज देम टू इन्वेस्ट फर्दर। और भी फायदा क्या होगा, जब उनको सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, ज्यादा उनको रिटर्न मिलेगा, तो वो उनको और इनकरेज करेगा कि भाई तुम और इन्वेस्ट करो फर्दर और बिजनेस को एक्सपेंड करो। तो ये एनालिसिस भी होगी और फर्दर एनालिसिस भी हमारे पास होगी। दूसरा वो कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव फॉर अ सोशल एंटरप्राइज लाइक डे केयर, बताओ उसके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो हमने कह दिया कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव होगा टू प्रोवाइड सर्विस टू दी कम्युनिटी, ये वैसे भी वहां पर हमारे पास गिवन था। तो कह रहे हैं डे केयर टेक्स केयर ऑफ यंग चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 5, ये मैंने वहां से उठा लिया, ये एप्लीकेशन हो गई, सो दैट लो इनकम अर्नर्स कैन गो आउट टू वर्क, ये एप्लीकेशन हो गई। अब इस पे एनालिसिस और फर्दर एनालिसिस करना है, तो मैंने लिखा दिस विल सपोर्ट disadvantaged groups in society as they can work for longer hours and increase their income which may enable them to improve their standard of living। सही है, जब इनकम अच्छी होगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, चीज़ें अच्छी खरीद सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा कर लेंगे। तो ये एनालिसिस और फर्दर एनालिसिस का नंबर भी मुझे यहाँ पर मिल गया, ठीक है भाई। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये अगेन पार्ट बी आपके पास कह रहा है यूजिंग अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 2 हमने जो देखा था केस में, या उसके बाद दो ऑप्शन थे, ये देखो, ये वाली जो बात हमने की थी, ये दो ऑप्शन थे उसके पास, ठीक है। और से इसको देख लो, एक नज़र, एक नज़र इसको देख लो, फिर हम वापस आते हैं। कह रहा है यूजिंग अपेंडिक्स 2 एंड अदर इन्फॉर्मेशन कंसीडर द टू ऑप्शंस, दो ऑप्शन देखो, फॉर द फर्स्ट परफॉर्मेंस एट द थिएटर, ठीक है। पहली परफॉर्मेंस करनी है, दो ऑप्शन है, क्या करवाना है, विच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर जारा टू चूज, जस्टिफाई योर आंसर यूजिंग सूटेबल कैलकुलेशन, वही तरीका जो मैंने आपको ऊपर बताया, लेवल बेस्ड मार्किंग होती है, ठीक है। दो ऑप्शन है। अब देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ। ऑप्शन 1 में क्या है, मैंने लिखा दिस रिक्वायर्स ओनली 7 एक्टर्स टू परफॉर्म, सिर्फ 7 बंदे चाहिए इन द थिएटर विच इज लोअर देन ऑप्शन 2, तो ये आसान हो जाएगा, है ना, ये काम करना। एज अ रिजल्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईटी विल बी लोअर, तो हमने कहा भाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट लो होगी, देखो यहाँ पे नजर भी आ रहा है 210 चार्ज हो रही है, इसकी 240 है। तो मैंने इसको बिल्ड भी कर दिया, मैंने कहा कि लेवल 1 का नंबर मिल गया, बताने में कम बंदे चाहिए, लेवल 2 हो गया तो क्या होगा, मेरी वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, लेवल 2 का नंबर मेरे पास आ गया, ठीक है। हाउएवर, इसका नुकसान क्या है, मैंने कहा हाउएवर द एवरेज कॉस्ट इज $20 हायर देन ऑप्शन 2, लेकिन जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट जो है ना, ये $20 ज्यादा है, यानी कि वहां पर आप देखो $30 थी, यहाँ पे 10 थी, तो 20 का फर्क था ना, 30 - 10 कितने का फर्क होता है भाई, 20 का फर्क होता है। तो यही बात ये आपको बता रहे हैं कि भाई देखो ये जो 20 से ज्यादा है, ये इसका नुकसान है, कह रहे हैं। हाउएवर, अब आप ये करोगे, एक एडवांटेज उसका डिस्कस करोगे, एक उसका डिसएडवांटेज डिस्कस करोगे, कि अगर इस ऑप्शन में जाते हैं एक फायदा क्या होगा, एक नुकसान क्या होगा, ऑप्शन 2 में जाते हैं एक फायदा क्या होगा, एक नुकसान क्या होगा। हाँ एक बात याद रखना, बात बच्चे गलती करते हैं, मिरर आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक जगह आप कह रहे हो कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं उसमें समझाता हूँ कि एक बच्चा लिख रहा है कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट विल बी शेयर्ड, ये एडवांटेज में बता रहा है, और डिसएडवांटेज में बता रहा है लॉसेस विल बी शेयर्ड, नहीं भाई ये मिरर आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। एक जैसी बातें नहीं लिखो। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ कि सोल ट्रेडर में और पार्टनरशिप में क्या फ़र्क है, एक जगह आप बता रहे हो कि ऑल प्रॉफिट विल बी ऑब्टेन बाय दी अपना सोल ट्रेडर, और पार्टनरशिप में आप दोबारा वही पॉइंट आके बता रहे हो कि वो प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड, तो भाई ये एक ही पॉइंट है, ये मिरर आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। तो मिरर आर्ग्यूमेंट हमने नहीं करना होता। अच्छा बहरहाल, अब आगे आते हैं।
तो वो आपसे ये कहता है कि भाई आपके पास $20 जो है वो ज़्यादा है, हायर देन ऑप्शन टू। सो इन केस इफ ईटी वुड रिक्वायर मोर एक्टर्स इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज। तो अगर उसको ज़्यादा बंदों की ज़रूरत पड़ गई तब तो वो भाई काम हो जाएगा हमारा। दिस में मेक इट डिफिकल्ट फॉर ईटी टू कवर इट्स कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग इट्स टिकट प्राइस। तो मुश्किल हो जाएगी, उसको अपनी टिकट प्राइस बढ़ाना पड़ेगी और वो लोग देने को तैयार नहीं होंगे, एज इट्स ऑपरेटिंग इन लो इनकम एरिया। ये मैंने एप्लीकेशन भी घुसेड़ दी यहाँ पर आके, देखा आपने। तो ये अलग कलर से इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, एक एप्लीकेशन भी हो गई और मैंने पॉइंट्स को डेवलप भी कर लिया। ऑप्शन टू कह रहा है दिस जनरेट्स हायर प्रॉफिट पर परफॉर्मेंस। ये क्या करता है, ऑप्शन टू क्या करता है हमारे पास, ये जनरेट करता है हायर प्रॉफिट पर परफॉर्मेंस, यानी कि हर परफॉर्मेंस के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है द प्रॉफिट जनरेटेड इज 260। और वो 260 कैसे आया, ये जो हमने कॉस्ट कैलकुलेट की थी, रेवेन्यू हमारे पास आ गया था 2500 और 2240 को माइनस किया तो ये प्रॉफिट आ रहा था। ये देखो यहाँ हमने निकाला हुआ था ना, ये वाला एरिया। तो ये हमने उसको करके दिखा दिया भाई, देखो यही चार्ट हम देख रहे हैं, उसी पे कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं और फिर वही हम बता रहे हैं यहाँ पर आके। तो मैंने कहा कि भाई वो 260 का मुझे प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, लेवल 2 हो गया। मैंने कहा हायर प्रॉफिट और कैसे करके दे रहा है, तो मैंने उसको करके दिखा दिया आगे। हाउएवर इट्स टिकट प्राइस इज 25। मैंने कहा टिकट प्राइस 25 है, ये मैं यहाँ से निकाली थी ना, ये 25 आ रही थी, यहाँ पे 10 आ रही थी। तो ये मैंने कह दिया यार उसकी जो टिकट प्राइस है ना यार वो ज़्यादा है, विच इज़ हायर देन ऑप्शन वन एज ई टी इज ऑपरेटिंग इन अ लो इनकम। अब मैं दोबारा वहाँ पर आ गया कि भाई लो इनकम एरिया में, सो इट इज़ लाइकली दैट इट मे नॉट सेल ऑल इट्स टिकट्स। तो हो सकता है उसके सारे टिकट ना बिके, 100 सीटिंग कैपेसिटी पूरी ना हो। तो ये आगे भी लिख सकता था, लेकिन मैंने कहा इतनी एप्लीकेशन हो गई है तो ये काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ रिकमेंडेशन पे। यहाँ पर मुझे डिफरेंट एप्लीकेशन यूज करना है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आई थिंक ईटी शुड चूज ऑप्शन टू। अब देखो मैंने आपको बोला था ना प्रॉफिट बना रहा है तो हम ऑप्शन टू ही चूज करेंगे, ऑप्शन टू फॉर द फर्स्ट थिएटर परफॉर्मेंस एज इट इज जनरेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ $260। दिस इज क्रूशल फॉर ईटी एज इट इज अ न्यू बिजनेस। अभी न्यू बिजनेस, ये मैंने वहां से उठाया, स्टार्टअप था तो केस से ही बात उठा के लिख दी। अब ये नई एप्लीकेशन हो गई, ये इन कॉन्टेक्स्ट में उसको बता रहा हूँ कि भाई नया बिजनेस है, तुम ऑप्शन टू की तरफ जाओ। एंड प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर इट सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए तो भाई नया बिजनेस एसेंशियल होता है प्रॉफिट। अब मैं ऑप्शन वन बता रहा हूँ, ऑप्शन वन जनरेट्स लो रेवेन्यू फ्रॉम ईच परफॉर्मेंस एंड देयरफॉर रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ 210। लॉस भी हो रहा है हमारे पास, लॉस कहाँ हो रहा है, ये हमने निकाला था 210 का लॉस हो रहा था, 1000 में से ये माइनस किया था, ये लॉस हो रहा था मेरे पास। ठीक है, तो हमने उसको ही बात कह दी कि भाई वो लॉस भी बना रहा है विच इज डेंजरस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द न्यू बिजनेस। तो ये हमने बता दिया, इस तरह से हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो, कोई मसला हो किसी को तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन थ्री। क्वेश्चन थ्री कह रहा है एक्सप्लेन फोर रीजंस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट जेन प्रिपेयर्स अ कैश फ्लो फोरकास्ट बिफोर स्टार्टिंग ईटी। कैश फ्लो फोरकास्ट, यार ये कैश फ्लो फोरकास्ट का सवाल है। तो इसमें मैं आपको जरा कैश फ्लो फोरकास्ट दिखाता हूँ, 1 मिनट वेट करना बस। अब देखो ये आपके सामने कैश फ्लो फोरकास्ट मैंने दिखा दिया, ये हमने भी किया नहीं इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सेक्शन 5 का है। कैश फ्लो फोरकास्ट होता है क्या, इस तरह की चीज़ है। देखो ये एक डॉक्यूमेंट होता है, ये फोरकास्टिंग होती है, एक्चुअल नहीं होता। देखो आज हम हमजा बैठे में और हमने सोचा यार मेहरान ऑप्टिक्स में जो है ना अगले 6 महीने में बना लो ज़रा कैश फ्लो। अब्बा ने बोला हमजा भाई ये जो है ना ये ज़रा बना के लाओ कि कितने पैसे चाहिए होंगे क्या होगा। तो आपने कैश फ्लो फोरकास्ट आप एक बनाते हैं, बहुत आसान होता है। देखो एक जगह आपने कैश इनफ्लोज ले लिए, एक जगह आपने आउटफ्लोज ले लिए, कि आपने सोचा यार मेरे पास पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे बिजनेस में और कहाँ कहाँ जाएंगे। ये आपने मंथ्स बना लिए, 1 2 3 4 5 ले लिया। आप 3 महीने का भी बना सकते हैं, दो का भी बना सकते हैं, 6 का भी बना सकते हैं, पूरे साल का भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। फिर आपने जो इनफ्लोज आए वो इनफ्लोज की जगह लिख ली, जो आउटफ्लोज आए वो आउटफ्लोज की जगह लिख दिए। फिर आप इनफ्लोज में से आउटफ्लोज को माइनस करते हैं और अगर पीछे कोई बैलेंस बचा होता है तो उसको आप ऐड करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस आता है। ये बस एक आपको ओवरव्यू में दे रहा हूँ, वैसे हम इसको डिटेल में क्लास में दोबारा समझेंगे। ठीक है, तो जो हम फिजिकल क्लास करेंगे इंशाल्लाह उसमें इसको हम दोबारा इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अभी बस एक ओवरव्यू देख लो कि किस तरह से कैश फ्लो फोरकास्ट आपके पास बन रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस पास पेपर की तरफ। अच्छा जी, हम्म, अच्छा जी, अब आ जाओ। कह रहे हैं एक्सप्लेन फोर रीजंस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट जेन प्रिपेयर्स अ कैश फ्लो फोरकास्ट बिफोर स्टार्टिंग ईटी। तो ये आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ ये कैश फ्लो फोरकास्ट क्यों बना रहा है। भाई ये जेन जो है, ये जो फाइनेंस वाला आपका बंदा है,
ये कैश फ्लो फोरकास्ट क्यों बना रहा है, इसको क्या चीज़ की जरूरत पड़ गई। तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं भाई। देखो कैश फ्लो फोरकास्ट इसलिए भी बनता है कि अगर आप कैश फ्लो फोरकास्ट बनाओगे ना, तो अगर आपको स्टार्टअप है नया नया, आपको पैसे चाहिए, तो बैंक को आप दिखाते हो, उसकी बेसिस पे बैंक आपको देता है। आप बैंक के पास विदाउट प्लान चले जाओ, बैंक तो लिफ्ट ही नहीं कराएगा ना। तो ये बात होती है आपको। दूसरा, आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो अपने कैश आउटफ्लो और इनफ्लोज को। आपको पता चल जाएगा किस किस वजह से पैसा जा रहा है बाहर, उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। आप अपना वर्किंग कैपिटल बेहतर कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल हमने अकाउंटिंग वाले उसमें पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए चाहिए होता है आपको, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि किस पीरियड में आपको एसेट, किस पीरियड में आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, अपने दूसरे खर्चों को डिले कर देंगे। कोई आपको गाड़ी खरीदनी थी, आपने डिफर कर दिया, आगे कर दिया, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हमने 4 रीजंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहले लिखा कि अब देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये जो सवाल आया ना, इसमें मुझे क्या करना है कि नॉलेज और सिर्फ एप्लीकेशन करना है, ठीक है। 4 रीजंस है ना, मैंने आपको बताया था इसमें क्या करना होता है। 4 ऑप्शन वाले में नॉलेज और एप्लीकेशन, एनालिसिस कुछ नहीं करना। अब रीजन 1 क्या है, कह रहा है भाई पहला फायदा क्या होगा, टू इंश्योर देयर इज वर्किंग कैपिटल अवेलेबल। भाई उसके बाद वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है टू पे फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। ये कैश फ्लो से उसको पता चल जाएगा कि भाई पैसा है अपने डेली खर्चे चलाने के लिए। अब उसकी एप्लीकेशन, दिस विल एनेबल एटी टू डिसाइड वेदर दे विल बी एबल टू कैरी आउट परफॉर्मेंस और नॉट। वो जो परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन है, परफॉर्मेंस कर रहे थे ना वहां पर, वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये मैंने केस से बात उठाई है। रीजन 2, इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग बैंक लोन। बैंक लोन लेने में हमें मदद मिलेगी। फिर लिखा इट इज अ स्टार्टअप। अब देखो ये मैंने केस से उठाई, शुरू के लाइंस में ही लिखा हुआ था स्टार्टअप है। स्टार्टअप सो दे में रिक्वायर फंड्स फॉर रनिंग इट्स बिजनेस ऑपरेशन स्मूथली। तो उनको पैसे चाहिए होंगे ताकि अपने ऑपरेशन हम स्मूथली चला सकें। रीजन 3, बेटर प्लानिंग हो सकती है, बेटर प्लानिंग कैन बी डन। अब मैंने लिखा जेन एंड जारा कैन मेक डिसीजंस अबाउट विच प्राइस टू चार्ज सो दैट ऑल 100 सीट्स आर सोल्ड। वो बेटर प्राइसिंग सेट कर सकते हैं ताकि कैश इनफ्लो को बेहतर करके, यार कि अगर इतनी प्राइस करें तो हमारा इतना अच्छा इनफ्लो होगा, क्या होगा, तो सारी 100 की 100 सीट्स अच्छी तरह से हम बेच सकते हैं। समझ में आ रही, देखो ये एप्लीकेशन कर दी। चौथी बात, टू मैनेज द कैश फ्लोस इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस, के पैसा आना और जाना जो है ना, उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दिस वे जेन एंड जारा विल बी अवेयर ऑफ हाउ मच कैश दे मे हैव अवेलेबल टू देम टू स्पेंड एट द थिएटर। अब ये थिएटर मैंने यहाँ पे क्या किया, ये एप्लीकेशन आ गई कि भाई कितना पैसा है, इनफ्लो और आउटफ्लो को हम बेहतर कंट्रोल यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस पार्ट। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 3 रूल्स ऑफ मार्केटिंग। ये देखो मार्केटिंग के चैप्टर में हमने पढ़ा था मार्केटिंग के कई रूल्स होते हैं, यहाँ पे इसने 3 रूल्स बोला है कि इनको आप कंसीडर करो फॉर ईटी। विच रोल विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ईटी टू बी सक्सेसफुल। अब बताओ कौन सा सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। पहला कहता है आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स, कस्टमर नीड की को आइडेंटिफाई करना। देखो ये काम होता है, सबसे पहले हमने कहा था ना मार्केट रिसर्च वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था, वहां पे हमने ये बात पढ़ी थी कि कस्टमर को चाहिए क्या। यार मैं ए लेवल बिजनेस पढ़ाना चाह रहा हूँ, बच्चे पढ़ना ही नहीं चाह रहे, बच्चे कह रहे हैं मैं तो ओ लेवल अकाउंटिंग पढ़ना है या मैं तो साइकोलॉजी पढ़ना है। आप पहले उनकी नीड तो आइडेंटिफाई करो, फिर आप चीज़ करोगे तो बच्चे आएंगे। फिर सेटिस्फाई करो कस्टमर की नीड्स को। अब वो जो चीज़ उनको चाहिए उसके हिसाब से आप चीज़ भी दो। आप वो चीज़ दे नहीं रहे, वो क्वालिटी दे नहीं रहे, वो कह रहे हैं सर हमें पास पेपर भी कराएं, आप तो करा ही नहीं रहे। फिर मेंटेनिंग कस्टमर लॉयल्टी। अब कस्टमर से लॉयल्टी भी मेंटेन करो। इम्तियाज पे शॉपिंग करने का वो आपसे दोबारा पूछ रहा है, अभी सब खैरियत रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा, खाना पीना, आप जाते हैं ना दो दरिया वगैरह इधर उधर, तो ये सारे मामलात होते हैं। आप कॉन्स्टेंटली इन टच रहते हैं कस्टमर से। तो अब इन तीनों बातों के बारे में हम लिखेंगे और बताएंगे हमें सब क्या लगता है कि सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब हम सबसे पहले देखो इसको कैसे आंसर लिखे। मैंने लिखा द मार्केटिंग मैनेजर नीड्स टू फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ परफॉर्मेंसेस। अब ये देखो परफॉर्मेंस एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे डाल दी, विल बी पॉपुलर विद टारगेटेड ऑडियंस। तो हम कस्टमर नीड्स आइडेंटिफाई कर लिए ना, तो हम हमें पता चल जाएगा कि कौन सी इनको परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं ये लोग। उससे क्या होगा, अब लेवल 2 का नंबर, दिस विल इंश्योर दैट शोज आर प्लान्ड एज पर कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। अब वही चीज मैं करूंगा जो कस्टमर को चाहिए, जैसे बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं वैसे पढ़ाऊंगा। सो दैट ऑल थिएटर टिकट्स आर सोल्ड टू मैक्सिमाइज ईटीज रेवेन्यू। अब ये थिएटर भी एप्लीकेशन है, लेकिन एक एप्लीकेशन या परफॉर्मेंस आ गई तो थिएटर विल नॉट बी काउंटेड एज सेकेंड एप्लीकेशन, बस एक एप्लीकेशन हो गई है, ठीक है। सेकेंड कह रहा है सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स, कह रहा है द मार्केटिंग मैनेजर शुड इंश्योर दैट परफॉर्मेंस आर कैरीड ऑन डेज विच आर कन्वीनियंट फॉर लोकल पीपल। हाँ कस्टमर को उनके हिसाब से सेटिस्फाई करो, तो जिस वक्त कन्वीनियंट है फॉर लोकल पीपल एंड टूरिस्ट टू अटेंड। अब टूरिस्ट और ये जो लिख रहा हूँ लोकल पीपल, ये भी एप्लीकेशन है, लेकिन परफॉर्मेंस एक मैंने उठा लिया, वही वहां पे यूज किया, तो उनके हिसाब से मैं फिर चीज उनको दूं। दिस वे ऑल थिएटर सीट्स
विल बी सोल्ड आउट इंक्रीजिंग द रेवेन्यू फॉर ईटी। उससे क्या होगा, ये लेवल 2 डेवलप हो गया कि हमारी सारी सीट्स बिक जाएंगी 100 में, या लिख सकता था ऑल 100 सीट्स भी, लेकिन मैंने कहा लिख लो आप लोग तो ज़्यादा बेहतर है, मैंने इसलिए नहीं लिखा, मैंने कहा वैसे ही एप्लीकेशन हो चुकी है तो इसलिए दोबारा नहीं लिखा। अच्छा आगे आ जाओ, मेंटेनिंग कस्टमर लॉयल्टी अगेन, अगली बात। मैंने कहा द मार्केटिंग मैनेजर नीड्स टू इंश्योर दैट दे बिल्ड एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देयर कस्टमर। दिस वे दे कैन एड्रेस टू कस्टमर्स चेंजिंग नीड्स। अगर कोई उनकी नीड चेंज हो रही है, वो कह रहे हैं नहीं सर हमने ना फलाना टॉपिक इस तरह नहीं, ऑनलाइन ही ऑन साइट करना है, या ऑन ऑन साइट नहीं ऑनलाइन आप करा लें, रात में एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, ठीक है भाई, तरावियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो अब हम कस्टमर से इन टच रहेंगे ताकि उनके हिसाब से उनको सेटिस्फाई करते रहें, तो वो आते रहेंगे। दिस वे दे कैन एड्रेस टू कस्टमर्स चेंजिंग नीड्स सो दैट दे कीप कमिंग टू वॉच ईटीज थिएटर परफॉर्मेंस। अब फिर परफॉर्मेंस आ गया रिजल्टिंग इन हायर प्रॉफिट, ठीक है भाई, आगे आ जाओ। अब कंक्लूजन है, कह रहा है आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स इज इंपॉर्टेंट। सही है भाई, ये बात हमने बता दी, कस्टमर नीड्स को करना इंपॉर्टेंट है। एस ई टी इज ए स्टार्टअप। अब देखो स्टार्टअप में लिया है, ये एप्लीकेशन है, देख रहे हो ये मैं एप्लीकेशन लिया है, मैंने कहा इन तीनों में से मुझे लगता है कि सबसे पहला वाला कस्टमर नीड को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीड ही आइडेंटिफाई नहीं की तो आगे तो बाकी बातें तो बात की है ना। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, मैंने कहा आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड इज इंपॉर्टेंट एज ई टी इज अ स्टार्टअप एंड इफ दीज नीड्स आर नॉट अंडरस्टूड then the theater may plan and pay to put on performances that will not attract customers leading to a loss। तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा, ये बता दिया। अब ये भी बताना है कि बाकी क्यों इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने लिखा सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड इज लेस इंपॉर्टेंट। भाई वो लेस इंपॉर्टेंट क्यों है, टू द सक्सेस ऑफ द थिएटर एज इफ द नीड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। अगर पहला स्टेप हो चुका है देन इट इज मोर लाइकली दैट दीज विल बी मेट बाय दी। अभी देखो आपके भी अगर एग्जाम में जगह खत्म हो जाएगी तो आप स्टेरिक बनाएंगे, एंड में ब्लैंक पेजेस आपके पास 2-3 दिए होते हैं, ब्लैंक पेज में आप जाएंगे और वहां जाके इस आंसर को लिख लेंगे। तो ब्लैंक पेज पे मैं जाता हूँ, ये मैं यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ स्टेरिक 1 बनाया हुआ है, मैंने लिखा कि चूज इन परफॉर्मेंस, आगे मैं लिख रहा हूँ मोर ओवर एज थिएटर में कीप ऑन अट्रैक्टिंग न्यू ऑडियंस। अब थिएटर मैंने कहा हो सकता है बार बार न्यू ऑडियंस को अट्रैक्ट करता रहे सच एज टूरिस्ट। अब टूरिस्ट तो बार बार चेंज हो रहा है ना, एक ही तो नहीं है। देन मेंटेनिंग कस्टमर लॉयल्टी में भी लेस इंपॉर्टेंट। अब मैंने कहा कस्टमर लॉयल्टी इंपॉर्टेंट तो होती है, लेकिन अब इसको कैसे नेगेट करूं, मैंने कहा यार ये देखो ये तो यहाँ पे लोकल और टूरिस्ट को कर रहे हैं, लोकल के केस में तो चलो समझ में आने वाली बात है, लेकिन टूरिस्ट तो यार बार बार बंदा चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए ये मेरे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने कहा टूरिस्ट जो है ना वो उनको मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो कस्टमर लॉयल्टी में भी लेस इंपॉर्टेंट एज लॉन्ग एज द डिफरेंट नीड्स ऑफ दिस ऑडियंसेस हैव बीन आइडेंटिफाइड। ठीक है, एज लॉन्ग एज मैं इनकी डिफरेंट नीड्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने बता दिया भाई कि सबसे पहला वाला मेरे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं, ये आराम से आपको इस क्वेश्चन में 11 तक नंबर मिल सकते हैं, 11-12, ठीक है, इस रेंज में। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पर। कर एक्सप्लेन टू लीडरशिप स्टाइल दैट जेन एंड जारा कुड यूज व्हेन मैनेजिंग ईटीज एम्प्लॉइज। अब दो स्टाइल ऑफ लीडरशिप, तो मैंने आपको बताया एक हमने ऑटोक्रेटिक पढ़ लिया, डेमोक्रेटिक है, एक लेसेस फेयर है। यहाँ पे हम दो बता रहे हैं, ऑटोक्रेटिक और लेसेस फेयर। अब देखो एक टेक्निकल बात है, आप ना कोशिश करो उस तरह के दो लिखा करो जो थोड़ा जिनमें डिफरेंसेस ज़्यादा हो, क्योंकि हमें फिर आंसर लिखने में आसानी होती है। अगर आपने ऐसा कर लिया कि आपने लिख लिया लेसेस फेयर और डेमोक्रेटिक, तो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो थोड़ा आपको मुश्किल हो सकती है आंसर लिखने में। जब उसने खुला छोड़ा है ना, तो ऐसे दो ऑप्शंस पकड़ो जिनमें डिफरेंसेस ज़्यादा हो। तो लीडरशिप स्टाइल मैंने लिख लिया, जेन एंड जारा कुड यूज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, वो ये काम कर सकते हैं। अब नॉलेज का नंबर मिल गया, अब आगे आ जाओ लेवल। अब मुझे आगे नंबर लेना है उसका। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, हाँ पहले मैं आपको ये बता दूं, इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास, देखो नॉलेज, और फिर आप एप्लीकेशन करेंगे, फिर आप एनालिसिस करेंगे, और फिर आप फर्दर एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है भाई। तो अब मैंने ये नॉलेज कर ली, आगे कहता है इन दिस कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या होता है ये मैं इसको समझा रहा हूँ, कम्युनिकेशन इज वन वे, ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, वेयर मैनेजर मेक्स ऑल डिसीजंस, दिस लीड्स। अब ये एनालिसिस हो गया, फर्दर एनालिसिस, दिस लीड्स टू क्विकर डिसीजन मेकिंग एज कंसल्टिंग। अब ये जो क्विकर डिसीजन मेकिंग हुई है, फर्दर एनालिसिस हो गया। अब देखो एप्लीकेशन एनालिसिस आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बस ये पूरा उसमें आंसर में मेंशन होना चाहिए। अब मैं एप्लीकेशन बाद में कर रहा हूँ, मैंने कहा कि भाई इससे क्या होगा, वन वे होती है तो क्विकर डिसीजन मेकिंग होगी, उससे क्या होगा 24 पार्ट टाइम एम्प्लॉयज में भी चैलेंजिंग एज ऑल एम्प्लॉयज में नॉट बी अवेलेबल एट द सेम टाइम। तो मैंने कहा कि यार यहाँ पे तो ऑटोक्रेटिक सही है, मैं डेमोक्रेटिक के चक्कर में रहूंगा तो कभी कोई होगा, कभी कोई नहीं होगा, कभी कोई नहीं होगा, तो कभी डिसीजन नहीं ले पाऊंगा मैं, ठीक है, ये बड़ा मसला हो जाएगा।
दूसरी बात हमने कहा कि वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी यूज कर सकते हैं। मैंने कहा इन दिस लीडरशिप स्टाइल कम्युनिकेशन इज बोथ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, दोनों होता है। अलाउइंग द एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉयज टू बी कंसिडर्ड, इसमें हम एम्प्लॉय के एक्सपीरियंस को कंसीडर करते हैं, एनालिसिस कर रहा हूँ, बाय द ओनर्स ऑफ ईटी, दिस में लीड टू बेटर डिसीजन मेकिंग। अब ये अच्छी डिसीजन मेकिंग करेगा, ये फर्दर एनालिसिस होगी अबाउट हाउ टू ऑपरेट अ थिएटर। अब ये एप्लीकेशन कर दी मैंने यहाँ पर, तो आराम से इसमें मुझे 8 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, वी आर डन विद दिस पार्ट। आखिरी पार्ट रहेगी हमारे पास, इस पर आ जाओ। कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग थ्री, अच्छा किसी को भी कोई मसला होगा तो मुझे मैसेज कर सकता है, ठीक है भाई। कंसीडर द फॉलोइंग थ्री ethical issues for theatre, which ethical issue is likely to have the biggest effect on ET, justify your answer। कह रहा है कंसीडर करो 3 ethical issues थिएटर के, जो हमने ईमेल की थी ना, ईमेल वाला जो हमने पढ़ा था, ये जो जारा ने ज़ीन को ईमेल की थी, इन तीन पर उसने एक क्वेश्चन बना दिया आपका। कह रहा है कि भाई ये इन तीनों को कंसीडर करो, विच एथिकल इशू इज लाइकली टू हैव द बिगेस्ट इफेक्ट ऑन ईटी, ये कौन सा एथिकल इशू जो है ना ज्यादा इंपैक्ट लेकर आएगा ईटी पे, आप जस्टिफाई करें अपने आंसर को। सबसे पहला उसने दूसरा तीसरा सब दिया हुआ है, तो हम लाइन से शुरू करते हैं। पेइंग फेयर वेजेस टू एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय को फेयर वेज देंगे तो क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, ये हमने यहाँ लिखना है। ठीक है, मैंने लिखा हायर वेज रेट मे लीड टू हायर मोटिवेशन, मोटिवेशन बढ़ जाएगी किसकी, ऑफ 24 पार्ट टाइम एम्प्लॉयज, ये आपकी एप्लीकेशन भी हो गई। एज अ रिजल्ट देयर थिएटर परफॉर्मेंस में इम्प्रूव लीडिंग टू हायर रेवेन्यू, जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी ज्यादा लोग आएंगे, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। हाउ एवर इट में इंक्रीज दी वेज कॉस्ट फॉर ईटी रिजल्टिंग इन लोअर प्रॉफिट, मैंने कहा दिया वेज कॉस्ट बढ़ जाएगी जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो ये लेवल 2 भी मुझे यहाँ पर नंबर मिल गया। एडवांटेज भी लिख दिया, डिसएडवांटेज भी लिख दिया। आगे आ जाओ। कह रहा है ओनली बाइंग कॉस्ट्यूम्स प्रोड्यूस इन द लोकल कम्युनिटी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ दिस में गिव अ गुड पब्लिसिटी, ये अच्छी पब्लिसिटी तो देगा कि यार ये देखो लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करता है, लोकल लोग बहुत खुश होंगे आपके। टू ईटी एंड मैनी लोकल पीपल मे कम टू वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉयज, बहुत लोग भी आएंगे आपकी पार्ट टाइम लोगों की परफॉर्मेंस देखने। पार्ट टाइम देखो मैंने ऊपर भी लिखा था और नीचे भी वही सेम एप्लीकेशन कर दी। टू सपोर्ट द थिएटर विच में रिजल्ट इन हायर रेवेन्यू, जो कि हायर रेवेन्यू में रिजल्ट हो सकता है। हाउएवर लोकल पीपल में नॉट बी एबल टू मेक हाई क्वालिटी कॉस्ट्यूम, ये मसला हो सकता है कि क्वालिटी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए। ठीक है, अच्छा अगली बात कह रहा है परचेजिंग ऑल रिफ्रेशमेंट फ्रॉम सप्लायर्स दैट डू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करते, तो उसके बारे में। तो हमने लिखा प्रेशर ग्रुप्स विल बी लेस लाइकली टू प्रोटेक्ट प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है ना। हमने पढ़ा है ना डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो प्रेशर ग्रुप्स वाले जो हमने बात की थी कि भाई ये बड़ा तंग करके रखते हैं अदरवाइज। तो जैसे मैंने आपको बताया भी था कि एक ए लेवल कॉलेज मेरे घर के पास खुल रहा था, फिर वो नहीं खुल पाया था, सारी बात बताई थी है ना। तो प्रेशर ग्रुप्स विल बी लेस लाइकली टू प्रोटेस्ट आउटसाइड द थिएटर, अगर आप इन्वायरमेंट अच्छा रखेंगे सारी चीज़ें करेंगे तो प्रेशर ग्रुप आपको कोई टफ टाइम नहीं देगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। विच माइट प्रिवेंट टूरिस्ट फ्रॉम विजिटिंग द थिएटर, अच्छा कह रहा है अगर प्रेशर ग्रुप आते रहेंगे तो ना टूरिस्ट कैसे आएंगे, जब इतना नेगेटिव एक बिजनेस का चल रहा होगा तो टूरिस्ट वगैरह तो परेशान हो जाएंगे यहाँ पे आते हुए, तो ये आपकी बचत कर लेगा कह रहा है। ठीक है, तो टूरिस्ट लिख दिया, यहाँ एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, अच्छा आगे। अच्छा देखो डिफरेंट एप्लीकेशंस हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें मना नहीं है, लेकिन जो आपने आप सेम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जो यहाँ पर एप्लीकेशंस यूज़ हो गई है ना, नीचे वो वाली एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करोगे तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा। इवैल्यूएशन में देयर शुड बी अ डिफरेंट एप्लीकेशन विच यू हैव नॉट मेंशन्ड अर्लियर इन द क्वेश्चन। अब यहाँ मैंने टूरिस्ट एक डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़ की, इट इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर मैं टूरिस्ट नीचे भी यूज़ करूंगा ना तो वो काउंट नहीं होगी नीचे। ठीक है, अच्छा हाउएवर इट मे बी मोर एक्सपेंसिव देन बाइंग फ्रॉम लेस एथिकल सप्लायर्स, मैंने कहा लेस एथिकल वाला सस्ते में माल दे देगा, पॉसिबली लोअरिंग द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ईच परफॉर्मेंस, हर परफॉर्मेंस का हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, ये मैंने बात लिख ली। अब मैं आगे लिख रहा हूँ कंक्लूजन। आई थिंक पेइंग फेयर वेजेस इज लाइकली टू हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट, मैंने कहा यार वेज पे करने का ना इफेक्ट ज्यादा है। अच्छा यार देखो इस क्वेश्चन में ना अक्सर बच्चों ने ना, मैंने जैसे आप लोग नहीं किसी और स्कूल में बता रहा हूँ, बच्चों ने अक्सर ये गलती की, इसने पूछा कंसीडर द फॉलोइंग 3 ethical issues फॉर थिएटर विच ethical issue is likely to have the biggest effect। अब बिगेस्ट इफेक्ट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव एज वेल, बस आपको इफेक्ट बताना है। ठीक है, बात बच्चे समझते हैं पर पॉजिटिव ही बताना है, बात समझते हैं सिर्फ नेगेटिव ही बताना है। इट कैन बी बोथ, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, सो यू कैन राइट अबाउट पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। तो कह रहा है आई थिंक पेइंग फेयर वेजेस इज लाइकली टू हैव द बिगेस्ट इफेक्ट, मैंने कहा उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा ऑन ईटी एज दिस में इंक्रीज द कॉस्ट, ये कॉस्ट आपकी बढ़ा देगी, विच में लीड टू हायर प्राइसेस, जिससे आपकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी फॉर द 100 सीट्स, जो आप प्राइस बढ़ाएंगे किसकी,
जो 100 सीट्स आपकी हैं उनकी प्राइस आप बढ़ा देंगे, पर सीट ज़्यादा चार्ज करेंगे थिएटर में। सो कस्टमर्स में गो टू देयर कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर के पास कस्टमर चले जाएंगे इंस्टेड, एंड रिड्यूस रेवेन्यू, और आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा। आगे कह रहा है कॉस्ट्यूम्स फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी मे बी ऑफ लोअर क्वालिटी। अब दूसरों को निगेट भी करना है, मैंने आपको बताया कि भाई दूसरे ऑप्शन क्यों चूज नहीं कर रहे, तो हमने बताया कि कॉस्ट्यूम जो लोकल कम्युनिटी के हैं वो लोकल क्वालिटी के होंगे। उससे क्या होगा, अब मैंने यहाँ पे लिखा है बट इफ परफॉर्मेंस इज गुड, अगरचे वो कम क्वालिटी के लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी है, देन पीपल विल स्टिल बाय टिकट, लोग फिर भी आ जाएंगे यार, बोलेंगे अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है कॉस्ट्यूम हल्का है ना, नो प्रॉब्लम यार, परफॉर्मेंस असल है, एंड रेवेन्यू विल नॉट बी अफेक्टेड। तो मैंने इसको ये बात बता दी। देखो जो भी ऑप्शन आप चूज कर रहे हो ना, तो दूसरों वालों का बताना है कि भाई क्यों इनको मैं निगेट कर रहा हूँ, वाई रिजेक्टिंग दी अदर। अगला, रिफ्रेशमेंट ओनली हैव अ स्मॉल इम्पैक्ट। मैंने कहा रिफ्रेशमेंट की जहाँ तक बात है, उसका तो इम्पैक्ट ही बहुत कम होता है। अगर आप कहीं जाओ, असल चीज क्या है, वो मैच देखने गए तो मैच अच्छा नहीं हुआ, तो आप बोलो यार मुझे तो कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं मिली, अबे उसका क्या, उसका इतना कोई इम्पैक्ट थोड़ी है। तो कह रहे हैं रिफ्रेशमेंट्स ओनली हैव अ स्मॉल इम्पैक्ट ऑन थिएटर एज दे आर स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट, क्योंकि वो स्मॉल प्रोपोर्शन है पूरी कॉस्ट का एंड रेवेन्यू। सो हायर कॉस्ट एंड लोअर रेवेन्यू, तो जो कह रहा है हायर कॉस्ट एंड लोअर रेवेन्यू ड्यू टू पेइंग फेयर वेजेस इज लाइकली टू हैव द बिगेस्ट इफेक्ट ऑन ईटी। तो ये हमने यहाँ पर अपना केस कंप्लीट कर लिया। ये वाला हमारा पेपर हो गया। अब किसी को भी कोई मसला है तो वो मुझसे आराम से पूछ सकता है मैसेज वगैरह पे, ठीक है भाई।